Okay, so we'll start with understanding of trigonometry today. So trigonometry is essentially a study of triangles, and more specifically, it is a study of right angle triangles, right? So just some quick basics of triangle. So let us say it is a right angle triangle. Let us say this is vertex A, this is B, this is C. Let's say this angle is suppose theta. So if this angle is theta, then the line opposite to this angle will be known as opposite side. अगर यहाँ थीटा होता तो ये ऑपोजिट साइड हो जाता, एंड इसके साथ वाली जो साइड होती है उसको हम एडजेसेंट साइड बोलते हैं. ऑब्वियसली द लॉन्गेस्ट साइड हैपेंस टू बी योर hypotenuse. So opposite side is also known as perpendicular side, adjacent side is also known as base. Now base, opposite, adjacent, it dependent on the theta. अगर थीटा यहाँ पे रखेंगे तो सारा चेंज हो जाएगा. अगर ये थीटा है तो सामने वाला ऑपोजिट साइड या परपेंडिकुलर साइड हो जाएगा, और ये वाला जो साइड है वो बेस या एडजेसेंट साइड हो जाएगा. सो इट डिपेंड्स रियली ऑन थीटा. So then there are certain nomenclature which is given with in a triangle. Say for example, अगर हम ऑपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज की बात करें, मान लेते हैं हमने रेशियो निकाला ऑपोजिट साइड ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी. दिस रेशियो इज बेसिकली नोन एज साइन थीटा. इसका एक नाम है साइन थीटा. उसी तरीके से अगर हम ये रेशियो ले लें बी सी अपॉन ए सी, इसका एक नाम है जिसको हम बोलते हैं कॉस थीटा. अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं तो हमारे पास ऑपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड बनता है, तो इसको हम बोलते हैं टेन थीटा. समझ में आ रही बात? वैसे ही इसका जो रेसिप्रोकल होता है, अगर हमने ए सी अपॉन ए बी कर दिया विच इज सेम एज 1 बाय साइन थीटा, इसका नॉमेनक्लेचर है, इसको बोलते हैं हम कोसिकेंट थीटा या कॉसेक थीटा. उसी तरीके से अगर हम ए सी बाय बी सी कर दें, सो दिस बिकम्स 1 बाय कॉस थीटा, सो दिस बिकम्स सीकेंट थीटा. सिमिलरली अगर हमने बी सी अपॉन ए बी कर दिया तो ये हमारा हो जाएगा 1 बाय टेन थीटा. उसको हम कॉट थीटा या कोटेंजेंट थीटा के नाम से जानते हैं. तो ये हमारा बेसिक्स है. ठीक है, अब इसके अंदर बहुत ही कुछ फंडामेंटल फॉर्मूलेज हैं. जैसे कि हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, हमें पता है कि जो ए सी स्क्वायर होता है दैट इज सेम एज ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. समझ में आ रही बात? ये कहाँ से आ रहा है रिजल्ट? ये पाइथागोरस थ्योरम से रिजल्ट आता है. सिंस दीज आर डिस्टेंसेज, I can divide by AC square on the left hand side and AC square on the right hand side. किया जा सकता है ये काम. Now if you look AB and AC, we know AB and AC is nothing but sin theta. तो हम इसको लिख सकते हैं sin theta का whole square, और इसको ले सकते हैं cos theta का whole square. और यहाँ पे 1 1 कट जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी 1. यानी I know 1 is equal to sin theta का whole square can also be written as sin square theta. It is one and the same thing. Sin theta का whole square is sin square theta is one and the same thing. Plus this can be written as cos square theta. So 1 is equal to sin square theta plus cos square theta. It is nothing but simply an application of what we call as a Pythagoras theorem. From here we also can take many more things. अगर ये sin को left side में ले जाएंगे तो 1 minus sin square theta can be taken as cos square theta. Or if you want cos theta की value, so you can take as under root of 1 minus sin square theta. So it is nothing a new formula. It is just one step more than the previous step. That means this helps you to convert sine into cos and cos into sine. Similarly, I can say 1 minus cos square theta happens to be your sin square theta, or I can say sin theta is essentially under root of 1 minus cos square theta. So fundamentally, it comes down from this particular formula, which is sin square theta plus cos square theta is equal to 1. तो हमारे पास एक रिजल्ट ये निकल के आता है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का, जो कि पाइथागोरस थ्योरम का एप्लीकेशन है. जिस तरीके से हमने यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम यूज किया था, अगर हम यहाँ पर भी यूज करेंगे ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल, नाउ आई एम डिवाइडिंग लेट अस से बोथ द साइड्स बाय ए बी स्क्वायर, सो आई कैन डिवाइड दिस बाय ए बी स्क्वायर and this also by AB square. So if you look at this, you have AC upon AB. So what is AC upon AB? If you look at this formula, AC upon AB is cosecant square. So what does this result? This results into cosecant square theta is equal to 1 plus BC upon AB is nothing but cot theta. So this becomes cot square theta. So this is another result, that cosecant square theta is equal to 1 plus cot square theta. However, more important result from this is that cosecant square theta minus cot square theta
is equal to 1. Now, if you observe this particular thing, it is in the form of a square minus b square, which can be written as a plus b into a minus b. So you see this can be written as cosecant theta plus cot theta into cosecant theta minus cot theta, which is equal to 1. So the more important result from entire system is that sum of this cosecant theta plus cot theta is basically a reciprocal of cosecant theta minus cot theta. So sometimes, this equation helps. Sometimes you are given cosecant theta plus cot theta is equal to 2. What is the value of cosecant theta minus cot theta? It is nothing but 1/2. Now this question is, I've seen more importantly in your SSC mains exam, you will see these kinds of questions more frequently being asked. So the another important result, certainly we can claim that this is the result. However, some of the times the application, it is nothing new, but then it is just an application which we are expected to remember, because this will help you that sum of cot theta plus cosecant theta is reciprocal of cosecant theta minus cot theta. So this is second application of what we call as Pythagoras theorem. Similarly, if I look at the third case, यहाँ पे हमने ab square से divide किया. Once again, if I look at this, my Pythagoras theorem, it says ac square is ab square plus bc square. Now I divide by bc square on both the sides. So I'll have bc square and bc square. You see ac upon bc, if you look at this value, ac upon bc, it is nothing but secant theta. So this value is nothing but secant square theta. This is ab upon bc. ab upon bc is tan theta. So I have 1 plus tan square theta. So secant square theta is 1 plus tan square theta. Once again, I can always say secant square theta minus tan square theta is equal to 1. And consequently, I can use the same extension and I can have this result as secant theta plus tan theta is reciprocal of secant theta minus tan theta, or you may say secant theta minus tan theta is reciprocal of secant theta plus tan theta. Once again, this also is an important result as far as our exam is concerned. So ये result हमें याद करना है. So fundamentally ये कहाँ से आता है? ये Pythagoras theorem की application से आता है, जहाँ पे हमें इनके बारे में पता होना चाहिए. ठीक है. इसके बाद जो हमारे लिए important values हैं, वो है इनकी actual specific values. और specific values में भी जैसे हम 11th-12th में तो sin 18, sin 45 इस टाइप से values derive करनी होती थी. जो standard values होती हैं वो होती है 0, 30, 45, 60 and 90. तो मैं एक बार टेबल आपको बता देता हूं कि जैसे हम बचपन में याद किया करते थे. ऑफ कोर्स आई एक्सपेक्ट यू टू रिमेंबर. अगर मैं बोलूं tan थीटा तो सोचना ना पड़े भाई, tan 30 सोचना ना पड़े भाई क्या है, टेबल बनाओ. tan 30 1/√3 पता होना चाहिए, tan 60 √3 पता होना चाहिए, sin 45 1/√2 पता होना चाहिए, sin 91 पता होना चाहिए, cos 30 √3/2 पता होना चाहिए. इस टाइप से वैल्यूज याद होनी चाहिए. बट एक बार समझाने के लिए मैं आपको ग्रिड बना के दिखा देता हूँ. वो ऐसा था कि मान लेते हैं हमें यहाँ पे साइन चाहिए, यहाँ पे हमें कॉस चाहिए, यहाँ पे हमें tan चाहिए. उसकी मान लेते हैं हमें 0 वैल्यू चाहिए, 30 की वैल्यू चाहिए, 45 की वैल्यू चाहिए, 60 की वैल्यू चाहिए और 90 की वैल्यू चाहिए. ठीक है. अब इसका एक तरीका ये होता था कि हम यहाँ लिखते थे 0, 1, 2, 3, 4. स्टेप 1 में ये करते थे. स्टेप 2 में इसको करते थे डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4. स्टेप 2 ये करते थे. स्टेप 3 में इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट, इसका अंडर रूट और इसका अंडर रूट. तो अगर मैं इसका रिजल्ट निकालूं तो इसका रिजल्ट बनता है 0, इसका रिजल्ट बनता है हाफ, इसका 1/√2, इसका रिजल्ट बनता है √3/2 और इसका रिजल्ट बनता है 1. तो साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू हाफ, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1. तो एक बार साइन की वैल्यू आ गई तो कॉस की वैल्यू क्या करोगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे. ये 0, हाफ, 1/√2, √3/2 है, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 1 √3/2, 1/√2, हाफ और 0. ठीक है. तो ये साइन आ गया. हमें पता है कि tan थीटा की जो वैल्यू है इट इज सेम एज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. यानी अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें 0/1, अगर हम इसका रेशियो ले लें तो ये बनेगा 0/1, ये बनेगा 1/2 अपॉन √3/2, ये बनेगा 1/√2 अपॉन 1/√2, ये बनेगा √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2 और ये बनेगा 1/0. तो इसका अगर हम रिजल्ट निकालेंगे 0/1 इज 0, ये 2 से 2 कटेगा, ये बनेगा 1/√3.
ये रूट, ये दोनों कट के बनेगा 1, ये हाफ हाफ कट के बनेगा √3, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट बन जाएगा। ये तरीका होता है याद करने का, मतलब जनरेट करने का, बट आई एम श्योर वी नीड टू बी फार बेटर देन दिस। वी हैव टू रिमेंबर ऑल दीज वैल्यूज एट अ गो। ठीक है, समझ में आ रही बात है कैसे याद करना है? तो साइन कॉस टेन याद है, तो इसका साइन का रेसिप्रोकल कोसिकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट और टेन का रेसिप्रोकल कॉट, इनकी वैल्यूज भी हमें याद हो जाएगी। यहां तक बात समझ में आती है? नाउ द प्रॉब्लम इज इफ द डिग्री इज मच मोर, फॉर एग्जांपल लेट्स से वी आर आस्किंग यू टू फाइंड आउट, लेट अस से साइन ऑफ 150 डिग्री और साइन ऑफ 270 डिग्री, right? So how do we figure out what are the values of higher degree trigonometric functions? So for that we need to know 2 or 3 things, and so before we do that, I need to explain you a few more things. That let us say our entire space can be divided into 4 parts. So this is my first quadrant, and this is my second quadrant, this is my third quadrant, and this is my fourth quadrant. So in these, first quadrant angle lies between 0 to 90, second quadrant angle lies between 90 to 180, and third quadrant angle lies between 180 to 270, and fourth quadrant it is 270 to 360. तो ये मान लेते हैं 0 है, तो ये 90 है, तो ये 180 है, तो ये 270 है, और वापस घूम फिर के ये 360 है। तो इसको याद करने का तरीका होता था एड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसा कुछ कुछ हम याद करते थे। इसका क्या मतलब था? एड शुगर टू कॉफी, एड का मतलब था ऑल, एस का मतलब था साइन, टी का मतलब था टैन, और सी का मतलब था कॉस। इसका मतलब है किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू 0 से 90 के बीच में जब आएगी तो उसकी वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। यानी साइन 90, साइन 89, साइन 55, साइन 45, जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। जो भी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है, जो भी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करती है, फॉर एग्जांपल मैंने पूछा साइन ऑफ मान लेते हैं 120, इसका जो भी आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर मैंने पूछा कॉस ऑफ 120, तो इसका जो भी आंसर आएगा वो नेगेटिव आएगा। अगर मैंने पूछा tan ऑफ 120, वैल्यू क्या आएगी मुझे पता नहीं, वो हम देखेंगे, लेकिन जो भी आंसर आएगा नेगेटिव, क्योंकि ये 120 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये बात समझ में आ रही है? उसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। अब अगर हम इसका ग्राफ देखें साइन और कॉस का, तो इट इज सिमेट्रिक अबाउट 180 डिग्री। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये है कि अगर कोई साइन का ग्राफ या कॉस का ग्राफ बनाएंगे तो 180 डिग्री के बाद उसका ग्राफ सेम बन जाएगा। क्या मतलब है? मेरे ख्याल से प्रीवियस क्लास में मैंने ग्राफ इसमें से डाला हुआ था, मैं एक बार देख लेता हूँ अगर वो ग्राफ कॉपी हो जाए तो। है ये क्या कॉपी हो गया? सिलेक्ट नहीं था, एक सेकेंड। तो अगर हम साइन का ग्राफ देखें, साइन का, ठीक है, तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है हमारे पास। समझ में आता है साइन एक्स कैसे बनता है? ये अगर ये जैसे कि अगर हम इसको करना है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना? अगर ऐसे ही साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, साइन 270 की वैल्यू -1 होती है, और साइन 360 की वैल्यू 0 होती है। यानी अगर हम इसका ग्राफ देखें तो 0 से लेके 360 के बाद ग्राफ एकदम आइडेंटिकल है। कॉस का भी ग्राफ 360, सारे ग्राफ 360 के बाद आइडेंटिकल हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं कोई वैल्यू निकालना चाहूं साइन ऑफ 360 प्लस थीटा, जब हम थीटा की बात करते हैं तो मान लेते हैं एक्यूट एंगल है, समझ में आ रहा है? ये
तो साइन ऑफ 360 प्लस थीटा हमेशा क्या बनेगा, साइन थीटा ही बनेगा। ऐसे ही कॉस ऑफ 360 प्लस थीटा क्या बनेगा, हमेशा ही कॉस थीटा बनेगा। ऐसे ही tan ऑफ 360 प्लस थीटा क्या बनेगा, हमेशा ही tan थीटा बनेगा। यानी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में 360 डिग्री जोड़ देंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो ओरिजिनल रिजल्ट आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ग्राफ देखोगे यहां से लेके यहां तक 360 डिग्री है, तो जो डिजाइन 0 से 360 है वही डिजाइन 360 से 720 है, वही डिजाइन 720 से अगले 360 डिग्री तक मिलेगा। लेकिन अगर हम 180 की बात करें, साइन ऑफ 180, तो साइन ऑफ 180 जो है वो यहीं तक हो रहा है। तो ये जो डिजाइन है वो तो सेम है, बट ये रिवर्स हो रहा है। समझ में आ रही बात? इसका मतलब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू तो सेम है, साइन बदल सकता है। इसका क्या मतलब है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू सेम है और साइन बदल सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं साइन ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा करूं तो आंसर तो मेरा साइन ही आएगा, यानी डिजाइन तो सेम ही रहेगा, लेकिन वो प्लस थीटा भी हो सकता है, माइनस थीटा भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा केसेस पर, भी दिखाऊंगा। ऐसे ही अगर मैं कॉस ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा करूंगा तो आंसर मेरा प्लस माइनस कॉस थीटा ही आएगा। वो क्या आएगा अभी हम देखेंगे। tan ऑफ 180 प्लस माइनस थीटा करूंगा तो मेरा आंसर हमेशा प्लस माइनस tan थीटा आएगा। उसी तरीके से रिवर्स कर सकते हो। सीकेंट 180 प्लस माइनस थीटा इज plus minus secant theta, cosecant 180 plus minus theta is cosecant theta, tan of 180 plus minus theta is cot of 180 plus minus theta is cot plus minus cos theta। प्लस आएगा माइनस, ये अपने को समझना है, सारा खेल यही है। अब मान लेते हैं मैंने कहा साइन ऑफ 180 प्लस थीटा, तो 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है पहले बताओ, ध्यान से देखो। यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या है, नेगेटिव, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, और ये बन जाएगा साइन थीटा। अगर मैं साइन ऑफ 180 माइनस थीटा की बात करूं तो कौन से क्वाड्रेंट में है, 180 माइनस थीटा, यानी 180 से कम करेंगे, सेकंड में चला जाएगा। सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो ये मेरा बन जाएगा प्लस साइन थीटा। ये बात समझ में आ रही है? ऐसे ही अगर मैं कॉस की बात करूं, कॉस ऑफ 180 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, थर्ड, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस थीटा। अच्छा, कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा करूं कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड, सेकंड में भी कॉस क्या होती है, नेगेटिव होता है। ठीक है, उसी तरीके से मान लेते हैं मैंने tan किया, tan ऑफ 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट नेगेटिव, tan ऑफ 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट क्या बनेगा, पॉजिटिव प्लस tan थीटा। ये बात समझ में आ रहा है? क्वाड्रेंट के हिसाब से आप एंगल प्लस माइनस कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन जब हम 90 लेते हैं तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होता है। कैसे? अगर मैं cos 90 का ग्राफ बनाऊं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, उसका ग्राफ अगर हम बनाएंगे तो ऐसा बनेगा। ये इसका 0 है तो ये इसका 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ग्राफ है अगर मैं उसको 90 डिग्री शिफ्ट कर दूं पीछे, या पीछे वाले को आगे कर दूं, तो क्या इससे कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि जब हम साइन ऑफ 90 माइनस थीटा या प्लस थीटा करें तो हमारा आंसर कॉस प्लस माइनस थीटा बनेगा। ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होते हैं, नहीं, यानी साइन 90 माइनस थीटा हमेशा कॉस थीटा बनेगा। मतलब मान लेते हैं साइन 90 माइनस थीटा, या किसी में भी माइनस थीटा करोगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही बनेगा। लेकिन साइन ऑफ 90 प्लस थीटा करेंगे तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, तो वापस प्लस कॉस थीटा ही बनेगा। तो साइन के केस में दोनों ही प्लस बनेंगे। समझ में आ रहा है? ऐसे ही cos ऑफ 90 माइनस थीटा ऑब्वियसली फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो ये बनेगा साइन थीटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। cos ऑफ 90 प्लस थीटा, यानी cos कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में cos कितना होता है, नेगेटिव। साइन पे मत ध्यान, जो ओरिजिनल वैल्यू है उस पे जाना। तो इसका जो साइन है ये बनेगा माइनस साइन थीटा। ऐसे ही अगर हमारे पास tan ऑफ 90 माइनस थीटा होता तो क्या बनता, प्लस कॉट थीटा। अगर tan ऑफ 90 प्लस थीटा होता तो माइनस कॉट थीटा बन जाता। ऐसे ही सीकेंट का क्या बनता, सीकेंट ऑफ 90 माइनस थीटा क्या बनता,
प्लस कोसिकेंट थीटा एंड सीकेंट ऑफ 90 प्लस थीटा क्या बनता, माइनस कोसिकेंट थीटा। ऐसे कोसिकेंट को सीकेंट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये 90 प्लस, जो काम 90 के हो रहा है वही काम 270 के लिए होगा। बेसिकली ये जो रिजल्ट है वो सिर्फ 90 के लिए नहीं है, वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, मान लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड 2n + 1 π/2 प्लस माइनस थीटा। समझ में आ रहा है? इसके लिए वैलिड है। मतलब साइन 90 2 इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 90 × 2 करेंगे तो 180 हो जाएगा, उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। तो किसी भी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 में थीटा ऐड करेंगे या घटाएंगे तो मेरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज होएगा। उसी तरीके से अगर मैं बोलूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ 2n π/2 प्लस माइनस थीटा, ठीक है? तो 2n मतलब यहाँ पे इवन मल्टीपल से हो गया, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, सॉरी हाँ, इवन मल्टीपल ऑफ π/2, ठीक है? प्लस माइनस थीटा यानी सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। इवन मल्टीपल्स क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ऑड मल्टीपल लेते ही तो π/2 में चला जाए, या फिर इसको n पाई भी बोल देते हैं कि पाई के मल्टीपल्स, ठीक है? तो प्लस माइनस आएगा क्योंकि इवन मल्टीपल होगा तो 360 प्लस चला जाएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो n पाई प्लस माइनस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहता है। ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 हमेशा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करने के काम में आता है। तो इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू देखते हैं। अब हम आते हैं इसकी एप्लीकेशन पे। तो इसका यूसेज क्या है? इसका यूसेज ये है कि मान लेते हैं हमारे पास, जैसे हमने पूछा साइन ऑफ 150 की वैल्यू निकालनी है। सो वन वे ऑफ सॉल्विंग दिस इज आई कैन राइट साइन ऑफ 180 - 30। I can write sine of 180 - 30. Okay. So sine of 180 minus theta is same as sine theta. So this will become sine of 30. And what is sine 30? Sine 30 is nothing but half, क्योंकि ये पॉजिटिव है। मान लेते हैं मुझे चाहिए साइन ऑफ 210 एग्जाम्पल के तौर पे। आई कैन राइट साइन ऑफ 180 + 30. So it is in which quadrant? In third quadrant. In third quadrant, sine is a negative quantity, so it will become minus sine 30, which is same as minus half. So this is how you can find out the values. Of course, if you are not able to convert into standard values, then it is a trouble. Then we need to either approximate, or like 11th 12th we studied sine of, मान लो हमें 18 डिग्री चाहिए था, तो sine of 5 × 18 is 90. तो sine × 5 × 18 is 1. 5 × 18 will be written as 2 × 18 + 3 × 18. So sin A + B, then it will be converted into sin A cos B + cos A sin B. Now that it becomes sin 2 theta and cos 3 theta plus cos 2 theta sin 3 theta. Now sin 2 theta once again needs to be converted into 2 sin theta cos theta, and cos 3 theta once again needs to be converted into cos theta. Cos 3 theta का क्या फॉर्मूला था? 3 cos cube theta - 4 cos square theta something. ऐसा किताब में भी दिया हुआ है by the way. For all practical purposes, this is not required as far as CAT is concerned. If you look at CAT specifically, then the questions are fundamentally based on heights and distances. Now this is required, maybe required in XAT question, examination of XAT, and maybe these are nothing, very basic elementary things which I've told you. But yes, some angle sin 2 theta, cos 2 theta, tan 2 theta वाला हमें उतना आना चाहिए, बस वो किताब में दिया हुआ है। sin 2 theta 2 sin theta cos theta, ऐसे ही cos 2 theta is cos square theta minus sin square theta, tan 2 theta is 2 sin theta, tan 2 theta is 2 tan theta by 1 minus tan square theta, ऐसा, ठीक है? तो ये आपको याद करना पड़ेगा, some angle, different angle. But most importantly, the questions that we have is fundamentally based on heights and distances, right? So this is certainly, that is an easy question, and majority of the time knowledge of tan is good enough for you to handle those questions, right? So what are the kind of questions that you may come across in heights and distances? Of course, there are a couple of things that we need to know. Say for example, you are standing on a ground and you are looking at a tower, right? And there is some angle of elevation, मान लेते हैं कुछ ऐसा angle elevation है,
तो जो यहाँ से वो एंगल देखेगा इसको थीटा, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। उसी तरीके से लेट अस से somebody is standing here on the tower and the person is looking at bottom, right? So अगर वो सामने देखता तो उसको ऐसे नजर आता, ठीक है। हाँ, इसमें एग्जाम्पल, अच्छा पता नहीं, इसको एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं, हैं? क्यों, ऐसा क्या है घटिया? हाँ, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है और एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सेम होता है, क्यों? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, एंड देयरफॉर we say that angle of depression is same as angle of elevation. So what are the basic type of questions that we come across and how do we really handle this? There could be a simple question, whereby it says that there is a river and this is the distance between the river, and let's say there is a tree somewhere in between the river. The angle of elevation from one side, let's say, happens to be 30 degrees, and the angle of elevation from the other side, let's say, happen to be 60 degrees. If you know that the height of this pole is ये यहाँ पे है, ठीक है। Let's say the height of the pole is, let's say, 100 meters. The question is, what is the width of this river? समझ में आ रहा है? निकालो इसका आंसर। यानी कि मान लो ये वैल्यू हमारी x है और ये वैल्यू y है, तो बेसिकली व्हाट वी आर सर्चिंग इज फॉर x प्लस वाई। विड्थ ऑफ द रिवर निकालना है ना बेसिकली।
ओके, देखते हैं। Okay, I told you majority of the cases you will be required to handle tan. So we know x. So if I say tan 30 is equal to opposite side upon adjacent side, tan 30 is 1 by root 3. So x is equal to 100 root 3. And from this side, you take tan 60 is equal to opposite side by adjacent side, whose value is root 3. So y is equal to 100 upon root 3. So we are looking at the width. So that means x plus y. So all we are searching for is 100 root 3 plus 100 upon root 3. So cross multiply, this becomes 300 plus 100 divided by root 3. So this becomes 400 upon root 3. So normally हाँ ठीक है, 1200 रूट 3 बाई 3 भी कर सकते हैं. नॉर्मली रूट 3 को डिनोमिनेटर में नहीं रखते, डिपेंडिंग ऑन ऑप्शंस. तो ये हमारा आंसर हो सकता है. ठीक है. Okay, so let me ask you this question. Let us say there's a ground, and let's say you are standing on a building, and from the top of the building, let us say you observed a car. You observed car here, and 5 minutes later you observed the car here. ठीक है. एक मिनट पहले जब आपने देखा, फर्स्ट जब आपने देखा, फर्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन was let us say 30 डिग्री. सेकेंड एंगल ऑफ डिप्रेशन जब आपने देखा 45 डिग्री. ठीक है. और कितनी देर के बाद देखा? आफ्टर 5 मिनट्स मान लेते हैं. एंड लेट अस से यू नो द टावर की जो बिल्डिंग है वो 100 मीटर की हाइट है. व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार? पहला बस मुझे ये बताओ कि ए और बी में से ए एंगल कितना है और बी एंगल कितना है, और गाड़ी किस तरफ चल रही है? ए से बी की तरफ जा रही है, बी से ए की तरफ जा रही है. पहले एंगल कितना था? एंगल ऑफ डिप्रेशन 30, और बाद में कितना हो गया? 45. तो एंगल कब बढ़ेगा? जब हम बिल्डिंग की तरफ जाएंगे. अब मान लेते हैं आप यहाँ खड़े हो, आप दूर हो, आपको बिल्डिंग देखनी, बिल्डिंग का टॉप देखना है, तो आप थोड़ा सा मुंह पर करके देख लोगे. आप बिल्डिंग के और नजदीक गए, फिर बिल्डिंग का टॉप देखना है तो और मुंह पर करना पड़ेगा. आप एकदम नजदीक चले जाओ बिल्डिंग के, फिर मैं बोलूँ उसकी छत देख, तो ऐसे देखना पड़ेगा. तो जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास जाते हैं तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ाना पड़ता है. तो इसका मतलब जो पहला 30 डिग्री है वो ये रहा होगा, और जब बिल्डिंग की आप तरफ गए तो आपका एलिवेशन बढ़ गया, क्योंकि एलिवेशन और डिप्रेशन तो सेम ही है. पहले डिप्रेशन कम था, बाद में बढ़ गया, इसका मतलब हम टूवर्ड्स बिल्डिंग ही मूव कर रहे हैं. तो इसका लॉजिक है, टूवर्ड्स बिल्डिंग मूव कर रहे हैं. ठीक है. 5 मिनट में ऐसा हुआ, तो मुझे आपकी इस कार की स्पीड चाहिए कि 5 मिनट बाद एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है वो 30 से 40 में कन्वर्ट हो गया. ठीक है. तो 30 से 40 डिग्री में कन्वर्ट हो गया. आपको उसकी गाड़ी की स्पीड बतानी है, कितनी होगी. आ गया? कार यहां से आ गई, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन 30 था, यहाँ एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री हो गया. अब आपको 5 मिनट में ऐसा हुआ, तो अगर गाड़ी की स्पीड चाहिए तो आपको डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए. टाइम तो आपके पास आ गया 5 मिनट का, तो 5 मिनट में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? ये मान लेते हैं एक्स है. एक्स निकालने के लिए मुझे tan थीटा लगाओगे ऑपोजिट साइड एडजेसेंट साइड, एक्स तो निकलेगा नहीं, तो ये वाई निकालना पड़ेगा पहले. तो पहले वाई निकालो, फिर एक्स निकालो, फिर स्पीड निकालो. मान लेते हैं वाई की वैल्यू क्या बनेगी? tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट एडजेसेंट साइड, इसकी वैल्यू 1 है, तो 100 इज इक्वल टू वाई. तो वाई की वैल्यू कितनी हो गई? 100. यानी ए से ओ का जो दूरी है वो मान लेते हैं 100 है. अब हमें क्या निकालना है? एक्स का निकालना है. तो अगर हम निकालेंगे tan ऑफ 30 डिग्री ऑपोजिट साइड अपॉन
100 प्लस है, इसकी वैल्यू है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 100√3 इज इक्वल टू 100 प्लस एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 100 यहाँ कॉमन निकालेंगे, √3 माइनस 1 ये हो जाएगी। अब हमें क्या चाहिए, स्पीड, स्पीड कितनी बनेगी, x/5। तो x मेरे पास है 100 इंटू √3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 5। 5 है तो इसको सेकेंड्स में करेंगे इंटू 60, तो इतने मीटर्स पर सेकेंड का आंसर हो जाना चाहिए था। √3 माइनस 1/3 मीटर्स पर सेकेंड ये स्पीड है। आ रही बात समझ में? बुक्स हैं, बुक लाए हो, बुक नहीं? उसमें एक दो और हैं, सम, साइन रूल, कॉस रूल है, वो और बता देता हूँ, उसमें एक चीज दिख गई। मान लेते हैं हमारे पास एक ट्राइंगल है और ये मेरे तीनों साइड्स हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है। नाउ इफ यू नो द 3 साइड्स, देयर इज अ वे टू फाइंड आउट एंगल, उसको हम कॉस रूल बोलते हैं। तो कॉस रूल ये होता है कि दैट कॉस ऑफ एंगल ए, मान लेते हैं अगर ए चाहिए, कॉस ऑफ ए इज गिवन एज b² प्लस c² माइनस a² डिवाइडेड बाई 2bc। यानी कि अगर तीनों साइड्स पता है हमें और एंगल के बारे में पता करना है, तो ये मान लो ए एंगल चाहिए, तो कॉस ए की वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर माइनस उसके सामने वाले का स्क्वायर। ऐसे ही मान लो मेरे को कॉस बी चाहिए, तो ये बनेगा a² प्लस c² माइनस b² बाई 2ac। ऐसे मान लो कॉस सी चाहिए, तो मेरा बनेगा a² प्लस b² माइनस c² डिवाइडेड बाई 2ab। इसको कॉस रूल बोलते हैं। ऐसे ही एक साइन रूल भी होता है। साइन रूल होता है ए, यानी ये साइड अपॉन साइन ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू b बाई साइन बी इज इक्वल टू c बाई साइन सी इज इक्वल टू 2r। आर का मतलब है सरकम रेडियस, अगर आपको ध्यान हो तो सरकम रेडियस का मतलब होता है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। मान लेते हैं ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है और मान लेते हैं ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये हमारा सरकम रेडियस होता है। तो अगर हम इसको यहाँ पे बना लें, ये कैपिटल आर होता है। इस कैपिटल आर को लेके अगर हमें कोई सर्कल बनाना चाहें, तो हम इसका जो ये सर्कल बनता है इसको हम ठीक है, ये सरकम रेडियस है, ठीक है, ये मेरा
सरकम सर्कल है और ये मेरा सरकम, ये मेरा साइन रूल है। ठीक है, तो ये साइन रूल और कॉस रूल मेरा रह गया था। ठीक है, उसके बाद पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है, तो पता ही है, जैसे हम 60 डिग्री को पाई बाय 3 मान लेते हैं, 30 डिग्री को पाई बाय 6 मान लेते हैं, क्योंकि 2 पाई रेडियन इज 360 डिग्री। ठीक है, और रेडियन क्या होता है? रेडियन होता है वो एंगल जो सेंटर का आर्क और रेडियस अगर सेम हो तो वो जो एंगल बनाती है उसको हम रेडियन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लेते हैं मेरा सर्कल है और ये मान लेते हैं मेरा सेंटर है। सेंटर से मान लो मैंने रेडियस बनाया 2, ठीक है, ये रेडियस बनाया। जितना ये रेडियस है ना, जितना ये रेडियस है, वही जो आर्क होगी, वो जो एंगल सबटेंड करेगी ना, दैट इज 1 रेडियन। ये 1 रेडियन मतलब कोई सर्कल पे रेडियस, जिस लेंथ का रेडियस है उसी लेंथ का अगर आर्क सबटेंड करोगे तो सेंट्रल जो एंगल होता है वो 1 रेडियन के बराबर होता है। और उसी तरीके एक सर्कल के अंदर 2 पाई रेडियंस होते हैं, जिसको हम अगर डिग्री में बोलें तो एक सर्कल के अंदर अगर मैं इसको रेडियंस की टर्म्स की बात करूं तो 2 पाई रेडियंस होते हैं। ठीक है, और विच इज इक्वल टू 360 डिग्रीज है। रेडियन नहीं, रेडियन का मतलब एंगल, रेडियन इज अ मेजर ऑफ एंगल। तो रेडियंस एक जैसे एम के सिस्टम होता है, जैसे पाउंड बाउंड होता है, केजी होता है, अलग अलग सिस्टम्स होते हैं ना, ऐसे ही एंगल्स को मेजर करने के भी अलग सिस्टम्स होते हैं। तो एक सिस्टम शायद उसको सेक्सा डेसिमल या कुछ सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, हाँ, सेक्सा डेसिमल सिस्टम होता है और एक सर्कुलर सिस्टम होता है। तो तो 1/90 ऑफ राइट एंगल को 1 डिग्री बोल देते हैं, 1/60 ऑफ डिग्री को मिनट बोलते हैं, 1/60 ऑफ मिनट को सेकेंड्स बोलते हैं। ठीक है, और जो सर्कुलर सिस्टम है उसमें रेडियन रेडियन होता है, बेसिक यूनिट रेडियन की होती है। तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है वो। ठीक है, तो फंडामेंटली तो ट्रिग्नोमेट्री में मोटा मोटा तो यही है, किताब लाते तो मैं चाहता कि आप थोड़ा सा देखते हैं। क्यों, अभी कहाँ, अभी तो एक टॉपिक और कर सकते हैं अभी कवर अगर करना। ऑनलाइन का क्या मतलब है? चलो एक बाइनरी ऑपरेटर्स करा देता हूं मैं, हो जाएगा जल्दी। 2 ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट इसके। ठीक है, okay, so in binary operations I'm going to ask you few questions. Tell me, कौन बताएगा? 4 क्वेश्चन पूछूंगा, 5 क्वेश्चन पूछूंगा, 5 ही लोग हैं। पहला कौन बताएगा ये बताओ, फिर तो बताएगा। दूसरा, तीसरा बताएगा, तीसरा, चौथा कौन बताएगा तुम में से? 5वां बताएगा। चल पहला, चल इधर सुन, तेरा आंसर बता फटाफट। पक्का? चल हिम्मत करी देख, आसान मिल गया। पक्का? अच्छा, अच्छा, इसका आंसर है? हाँ बता इसका आंसर।
3 गुलाब दो, क्या आंसर है पता नहीं। 300 ना, ये है हमारा बाइनरी ऑपरेटर। बेसिकली क्या होता है मैथ्स के अंदर, करवा रखा है, फंडामेंटली 4 ऑपरेटर्स होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। उसके अलावा जो भी ऑपरेटर्स होते हैं वो यूजर डिफाइंड होते हैं। यूजर उसका मीनिंग आपको बता देता है और आपको सॉल्व करना होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा हो गया, ये कब हुआ था? अच्छा, तो मान लेते हैं ये क्वेश्चन है, ए फ्लावर बी इज गिवन टू यू एज ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर ए, मान लेते हैं। और फिर आपसे कोई पूछे 3 फ्लावर बी 3 फ्लावर टू इज इक्वल टू क्या बनेगा? तो ये 3 स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू बी, नहीं 3। तो जो भी यहाँ पे है ना उसको यहाँ पे सॉल्व कर देना है और कुछ करना है। जो कैट वाला क्वेश्चन था, देख लेता हूँ करवाया नहीं करवाया। किसके साथ करवाया होगा मैंने? ट्रिग्नोमेट्री के साथ ही करवाया होगा क्यों? ज्योमेट्री के साथ हो ही नहीं सकता, इतना तो टाइम मिला ही नहीं होगा मुझे ज्योमेट्री में। नंबर सिस्टम 3 के साथ नहीं, ये तो रहा, ये रहा बाइनरी ऑपरेशन करवा दिया। चलो ठीक है, तुम जाओ, इनको करवा देता हूँ। ये अपने ना बुक की एक्सरसाइज है एक्चुअली। बुक एक भी नहीं है ना अपने पास? एक है किताब, दिखाइए एक बार। सेकंड बुक में, हाँ। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ था, मतलब अगर हमें ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है ना, तो ये क्रॉस है, ए क्रॉस ए, आंसर आएगा ए। ठीक है, ए क्यूब निकालना है तो पहले ए स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो लिखनी है और फिर क्रॉस करके निकालना है। और अगर सम है, ए 2a चाहिए तो ए प्लस वाले में चाहिए, यानी ए प्लस ए की वैल्यू बी है, ए प्लस बी की वैल्यू बी, ए प्लस सी की वैल्यू सी, यानी बी प्लस ए की वैल्यू बी, बी प्लस बी की वैल्यू सी, इस टाइप से था। ठीक है, अब हमको क्वेश्चन निकालना था इसमें 8a। हमें निकालनी है वैल्यू c की पावर n की वैल्यू a है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ n।
ये हमारा करो, इसका मतलब समझ में आ रहा है। अगर मैं सी स्क्वायर करूंगा, मान लो सी स्क्वायर, तो क्या बनेगा सी क्रॉस सी। तो सी क्रॉस सी की वैल्यू क्या है, डी। क्या वैल्यू आ गई, डी। मुझे क्या वैल्यू चाहिए, ए। इसका मतलब है अगला मुझे ट्राई करना पड़ेगा। अगला क्या कर सकता हूं मैं, सी की पावर, सी क्यूब क्या है, सी स्क्वायर क्रॉस सी। सी स्क्वायर की लेकिन वैल्यू डी है, तो इसका मतलब है डी क्रॉस सी, ये करना है। तो सी क्यूब की वैल्यू है डी क्रॉस सी, यानी डी क्रॉस सी कितना बनेगा, बी। तो सी क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, बी। हैंग हो रहा है, ठीक है। तो अभी मान लो अपने को सी की पावर 4 चाहिए, तो सी की पावर 4 कितना बनेगा, बी क्रॉस सी। तो बी क्रॉस सी यानी बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी, ए आ गया है ना, बी क्रॉस सी ए, यानी सी की पावर 4 करेंगे तो ए आ जाएगा। तो लोएस्ट पावर ऑफ एन कितनी है, 4। ये आंसर हो गया, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। जो सेकंड क्वेश्चन है वो आप खुद से करो। ए की पावर 5 क्रॉस बी की पावर 4, ये ब्रैकेट में डालना है, फिर बीच में प्लस, फिर आपको करना है 4c क्रॉस 9d, ये सॉल्व करना है आपने, ठीक है। ये नीचे क्यों नहीं जा रहा है, वह लिख लो, मेरे को ना बंद करना पड़ेगा, शायद ये कुछ हैंग हो गया है। लिख लिया, ए की पावर 5 क्रॉस बी की पावर 4 प्लस 4c क्रॉस 9d। एक सेकंड होल्ड करो, क्योंकि बिना इसके तुम कर तो पाओगे नहीं, क्वेश्चन नहीं दिखेगा। ठीक है, ये सॉल्व करना है, ये टेबल हमें दे रखी है। ऑप्शन है बी, डी प्लस डी पे, डी प्लस डी पे ई है, नहीं सी है। इंटू विंटू नहीं कर सकते, बाइनरी का मतलब है जो दे दिया ना डिजाइन वही करना है, प्लस नहीं, वो यहाँ पे डिजाइन है बस। मान लो मैंने कहा, हाँ हाँ, डी प्लस डी 2d की वैल्यू, फिर उसके साथ डी 3d वैसा। मान लो मैंने कहा कि 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, तो माइनस का मतलब, या इसका मतलब है जहां माइनस हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना 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 ना, कुछ नहीं 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 नहीं, अगर तुम सोचो पहले
5D ले लूं, फिर 4D ले लूं, फिर जोड़ दूं, ये मैथ्स नहीं है, बाइनरी ऑपरेशन है। यही समझाना है बस इसके अंदर, और कुछ है ही नहीं समझाने के लिए। है क्वेश्चन में, हाँ 4C क्रॉस है। हाँ क्रॉस है। डी, सी क्रॉस, C+C। अच्छा वैल्यू डी आ गई, ऑप्शन क्या बनेगा? 8A का 24। हाँ समझ गया ना, पंगा फंसेगा इसमें। डी किस में आएगा? फर्स्ट ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में? है ठीक है समझ। हाँ हाँ जी, बनी बात? नहीं, मान लेते हैं अपने को a की पावर 5 चाहिए, ठीक है। a की पावर 5 का मतलब पहले a स्क्वायर निकालना पड़ेगा। इसको मैं रेड से करता हूँ। a स्क्वायर का मतलब a क्रॉस a, इसकी वैल्यू a ही बनेगी। फिर a क्यूब करने का मतलब है a क्रॉस फिर से a, तो a क्रॉस a वापिस a बनेगा। फिर a की पावर 4 a यानी a क्रॉस a, फिर से a बनेगा, यानी a की पावर 5 की वैल्यू तो a ही आ रही है। अब b की पावर 4 करना है, b स्क्वायर यानी b क्रॉस b, तो b क्रॉस b क्या वैल्यू बनेगी? d। b क्यूब करने का मतलब है d क्रॉस b, d क्रॉस b c। b की पावर 4 का मतलब है c क्रॉस b, c क्रॉस b, c क्रॉस b a, तो b की पावर 4 का मतलब a, ठीक है। और इन दोनों का जब क्रॉस करेंगे a क्रॉस a वापिस a आ जाएगा, यानी इस पूरे का जो रिजल्ट है वो तो a आ गया, ठीक। अब 4c चाहिए, यानी 2c की वैल्यू क्या बनेगी? c प्लस सी, यानी c प्लस सी, c प्लस सी कितना बन गया? c प्लस सी a। 3c चाहिए तो a प्लस सी करना पड़ेगा, a प्लस सी, a प्लस सी c बन जाएगा। 4c करने के लिए c प्लस सी करना पड़ेगा, c प्लस सी a बन जाएगा।
यानी इसकी वैल्यू वापस से a बन गई। 9d करना है यानी 2d यानी d प्लस डी, तो d प्लस डी c बनेगा। 3d यानी कि c प्लस डी, c प्लस डी क्या बनेगा, b बनेगा। 4d यानी कि b प्लस डी, यानी कि देखो यहां से b प्लस डी a बनेगा। ठीक है, फिर यहां ले लेता हूं 5d यानी कि a प्लस डी, a प्लस डी, डी बनेगा। a क्या रिपीट हो रहा है, डी बी ए, हाँ 2CBAD, और फिर हाँ DA आ जाएगा ना वापस से, D के बाद C, D के बाद C 7DB और 8DA और 9DD, तो ये A क्रॉस D, A क्रॉस D यहाँ पे है इस टेबल में, A क्रॉस D, D, इसका मतलब A क्रॉस D फिर चाहिए अपने को, A क्रॉस D की वैल्यू D, यानी ओवरऑल रिजल्ट आना चाहिए D। अब ऑप्शन में देखते हैं B प्लस डी कितना बनेगा, प्लस वाला यानी B प्लस डी, यानी B ऐसे D ऐसे A, ये तो A आ गया। फिर B क्रॉस C, क्रॉस यहाँ वाला है B क्रॉस C, यानी B ऐसे C ऐसे A। फिर C क्रॉस C, C क्रॉस C, C क्रॉस C D, ये मैच कर रहा है D से, थर्ड वाला आंसर। C प्लस C करेंगे तो प्लस यहाँ पे C प्लस C A, आंसर ही बना। ठीक है, इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। तो ये आपका बाइनरी ऑपरेशंस है। चलो आज के लिए इतना ही, ठीक है, फिर देखते हैं अगली क्लास में। पता नहीं हाँ आज कुछ, आज क्यों नहीं आए, वैसे तो जनरली तो होते ही इतने।